नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर जंगों की तपिश से जूझ रहे पश्चिम एशिया के लिए पानी की ठंडी बौछार लेकर आया है। इस युद्ध का लंबा खींचना तीनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। ईरान का एयर डिफेंस तो खत्म हो ही चुका था, उसके परमाणु ठिकानों पर पड़े मार की वजह से उसका आत्मबल भी टूट रहा था। इजराइल की दिक्कतें भी अब बढ़ने लगी थी। ईरानी मिसाइल अब अपनी मर्जी से वहां प्रवेश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए मुश्किलें होने वाली थी। ऐसे में ट्रंप द्वारा घोषित ये सीज फायर तीनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे है, समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बारूद की गंध अभी भी हवा में तैर रही है, लेकिन युद्ध थम चुका है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन से जलती आग पर आखिरकार पानी पड़ा है। लेकिन ये शांति किसी रहम की नहीं, ये एक रणनीतिक जीत है हर उस देश की जो इस संघर्ष में लड़ा और जो इससे दूर रहा। पर क्या सच में सब जीत गए या सब ने सिर्फ एक और बड़ा नुकसान टाल दिया? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये 3 ताकतों का टकराव था। एक राष्ट्र जो अस्तित्व की रक्षा में तलवार उठाए खड़ा था, एक जो हर हमले के जवाब में अपनी जमीन की गरिमा बचा रहा था, और एक जिसने इस पूरे खेल को दूर बैठकर नियंत्रित किया, एक चालाक खिलाड़ी की तरह। ये सिर्फ एक सीजफायर नहीं है, ये है एक ऐसे युद्ध का विराम जो अगर और बढ़ता तो पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी तपिश में झुलस जाती। 13 जून को शुरू हुआ वो हमला जिसने ईरान की परमाणु शक्ति को झकझोर कर रख दिया। रात के अंधेरे में इजरायली F-35I विमानों ने ईरान की परमाणु आत्मा को चोट पहुंचाई। इजराइल ने अपनी स्टेल्थ F-35I से नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिकी B-2 बम वर्षकों ने बंकर बस्टर से वो कर दिया जो शायद ईरान ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 5 साल पीछे चला गया। पर क्या सिर्फ इजराइल की जीत थी? नहीं, ईरान ने भी जवाब दिया। जवाब ऐसा जिसने दुनिया को बता दिया कि तेहरान की मिसाइलें सिर्फ रॉकेट नहीं, जज्बा है। अमेरिका के कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें गिरी और साथ ही दागे गए 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं, इस हमले ने दुनिया को एक बात और बताई। इजराइल अब भी मिडिल ईस्ट का इकलौता परमाणु संतुलन करता है, मगर हर जीत की एक कीमत होती है। जैसे जैसे दिन बीते, ईरानी मिसाइलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन हमलों की बाढ़, और फिर वो दिन जब बेयरशेबा, तेल अवीव और यरूशलेम पर क्लस्टर बमों की बरसात हुई। इजरायली आयरन डोम ने ज्यादातर हमले रोके, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर पहुंची, इमारतें गिरी, नागरिक हताहत हुए, और इजराइल को पहली बार समझ आया कि ये जंग अगर खिंचती तो ताकत से नहीं, नागरिक क्षति से वो हारेगा। इसलिए ये युद्ध विराम जीत की मुहर भी है और एक जरूरी ब्रेक भी। जब हवा में दुश्मन के जेट हो और जमीन पर अपने रेडार ध्वस्त हो, तब एक राष्ट्र क्या करता है? ईरान ने वही किया जो हर संघर्षशील राष्ट्र करता है, उसने लोगों का दिल जीता। IRGC ने जनरलों के अंतिम संस्कारों में सड़कों पर उमड़ती भीड़, डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे, और साथ ही में हम लड़ेंगे, हम फिर उठेंगे का वादा ईरान जनता से किया। इस युद्ध में तकनीकी रूप से वो कमजोर था, लेकिन उसकी रणनीति अलग थी, सर्वाइव, रिटेलिएट एंड रैली की। 500 मिसाइलें इजराइल पर, कुछ अमेरिकी बसों पर। अल उदैद एयरबेस पर ड्रोन हमले ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगली बार लड़ाई तुम्हारी जमीन तक भी आ सकती है। सीजफायर से पहले ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास जज्बा भी है, हथियार भी, और जवाब देने की हिम्मत भी। अब उसके पास है वो समय जब वह फिर रूस और चीन से सैन्य गठबंधन को मजबूत कर सकता है। ईरान को भी चाहिए था ये विराम, ताकि वह वापस उठ सके, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होकर। अमेरिका इस जंग में था भी और नहीं भी। जब इजरायली जेट उठे, उनके साथ थे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स। जब फोर्डो के बंकर गिरे, उसमें अमेरिका की तकनीक का हाथ था। पर जब समय आया जवाब का, तो अमेरिका चुप रहा, क्योंकि ट्रंप जानते थे कि ये उनकी जंग नहीं है, ये उनका
डिप्लोमेटिक मंच है। इस पूरे घटनाक्रम में आखिर अमेरिका को क्या कुछ मिला है, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका को मिला एक राजनीतिक स्कोर। ईरान का परमाणु प्रोग्राम इसके जरिए पीछे धकेला गया। तेल की कीमतों को फिर नियंत्रित किया गया। रूस और चीन को इस पूरे युद्ध से बाहर रखना। तेल $100 पार कर गया था। सऊदी और यूएई से तेल उत्पादन बढ़वाने का दबाव बढ़ा। अगर ये युद्ध चलता तो अमेरिका को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके सैकड़ों सैनिकों को फिर उस जमीन पर लौटना पड़ता जिसे वो छोड़ चुका है। इस सीज़फायर ने अमेरिका को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां वो शांति का रचयिता भी है और रणनीतिक नियंत्रणकर्ता भी। युद्ध विराम लागू हो गया है, पर क्या ये स्थायी है? सवाल है, क्या इजराइल फिर हमला करेगा? अगर ईरान दोबारा यूरेनियम संवर्धन शुरू करे, क्या ईरान अल अक्सा ब्रिगेड्स और हिजबुल्लाह को फिर सक्रिय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका फिर से सिर्फ मध्यस्थ बना रहेगा? इस पूरे युद्ध ने ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट अब फुल स्पेक्ट्रम वॉर के दौर में आ चुका है, जहां मिसाइलें, ड्रोन, साइबर अटैक, खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन सब एक साथ चलते हैं। अब हर कोई खुद को पुनः संगठित करेगा और अगर भविष्य में फिर कोई चिंगारी उठी तो ये शांति फिर से इतिहास बन जाएगी। बारूद की आग बुझ गई है, लेकिन राख अभी भी गर्म है। ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई, इजराइल ने खतरा टाला और अमेरिका ने अपनी कूटनीति चमकाई। तीनों ने इस युद्ध विराम से वो हासिल किया जो असली जंग से नहीं मिल पाता। एक वक्त, एक मौका और एक संदेश कि युद्ध से ज्यादा असरदार होती है रणनीति, और यही रणनीति शायद फिर एक दिन जंग की वजह भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सपा ने 3 विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिसके बाद पार्टी की ओर से अब ये कार्यवाही की गई है। लेकिन इस कार्यवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर मंत्री संजय निषाद तक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए ये सपा के 3 विधायकों की छुट्टी बीजेपी के निशाने पर सपा। वहीं आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 3 चेहरे, 3 निष्कासन और एक बड़ा राजनीतिक संदेश। समाजवादी पार्टी ने अपने ही विधायकों पर गाज गिरा दी है। वजह बनी अनुशासनहीनता, बगावत की बू और अंदर खाने की असहमति जो अब बाहर झलक आई है। सपा ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्टी की मूल विचारधारा के साथ समझौते करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हें सुधरने का भी मौका दिया, लेकिन जब इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो समाजवादी पार्टी ने इन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। पार्टी की ओर से कहा गया कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नकारात्मकता और किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरीपेशी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। पहला नाम विधायक गोसाईगंज से अभय सिंह का रहा, दूसरा नाम गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का रहा, तो वहीं तीसरा नाम ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे का रहा। आगे लिखा गया कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी, जहां रहें, विश्वसनीय रहें। दरअसल इन तीनों पर आरोप था कि ये पार्टी के अधिकृत स्टैंड से इतर बयान दे रहे थे, संगठनात्मक बैठकों से दूरी बना रहे थे और पार्टी नेतृत्व की खुलकर आलोचना भी कर रहे थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बार बार चेतावनी देने के बावजूद
इन नेताओं ने गतिविधियों में बदलाव नहीं किया, खासकर विधान परिषद चुनावों और सदन में पार्टी के स्टैंड से अलग रुख अपनाना इनकी छुट्टी की बड़ी वजह बना। विधायकों की छुट्टी पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, जहां सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अपने नेताओं पर जुल्म कर रही है, जबकि भाजपा हमेशा अपने नेताओं का सम्मान करती है। उनका बयान सदा हुआ था, लेकिन संदेश गहरा था कि थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब साफ था कि अभी और चेहरे निशाने पर हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है। देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं इस कार्रवाई पर सबसे तीखा और कटाक्षपूर्ण बयान आया मंत्री संजय निषाद की ओर से, जहां उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी साहब, इन्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। ये सिर्फ टिप्पणी नहीं थी, ये एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। संजय निषाद ने अखिलेश यादव की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल्दबाजी कभी दिखती है, कभी नहीं। यह असमंजस ही सपा को डुबा रहा है। उनका इशारा साफ था कि पार्टी के भीतर लंबे समय से गड़बड़ी चल रही थी, लेकिन फैसले की घड़ी बहुत देर से आई। इसी के साथ साथ अवैध खनन को लेकर भी निषाद ने कहा कि खनन माफिया कोई आज की पैदाइश नहीं, ये सपा, बसपा और कांग्रेस के समय से फल फूल रहे हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। दिन में फैसला लेना था, निकालना था, तो उसी समय निकाल दिए होते। आपको इतना टाइम लगा और इनके साथ बहुत और लोग थे। मैं कहता नहीं कि कभी कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं और जिसकी वजह से आज उनके सलाहकार ऐसे हैं कि जो हाशिए पर आज समाजवादी पार्टी। ऐसा नहीं है। फिर एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने, तो उस समय भी तो अधिग्रहण हुआ था। ऐसा तो नहीं बिना अधिग्रहण के एक्सप्रेस वे बन गए इनके समय में। अधिग्रहण देखो, विकास के लिए अगर प्रदेश के विकास को हम गति दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सबको अपलिफ्टिंग चाहिए, तो कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। और जब नया होता है तो थोड़ा दर्द होता है पुराने लोगों के लिए। कार्रवाई भी हो रही, शायद सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारे समय हुई है। इन लोगों ने तो किस तरीके से खनन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखा था। ये माफिया तो उसी समय से आज थोड़ी पैदा हुए हैं, जब समय से था। भाई देखिए, निषादों के बालू जमीन ताल घाट पर निषादों का पूरा का पूरा मतलब इनके नाम से पहले से राजस्व संहिता में था। छीना कौन है? कांग्रेस ने छीना कौन है? सपा बसपा के समय छीन कर इनका हिस्सा दे दिया। तो हम जिसका हिस्सा दे दिया तो ये तो कहना चाहिए ना कि निषादों का हिस्सा वापस कर दिया जाए। ईमानदार लोग हैं, अंग्रेजों को भगाया है और फिर देश को विकास करेंगे। ये खनन इनको मिलना चाहिए निषाद। ये भी तो कम से कम एक शब्द बोल सकते हैं कि जो आज के दिन में 30 साल इनको गद्दी पर बैठा रहे थे। ये चीजें हैं आज के दिन। इस बीच सपा के खेमे से भी सांसद आर.के. चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने पार्टी के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को पहले ही निकाल देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से पार्टी को मजबूती मिलेगी, संगठन फिर से अनुशासित होगा, यानी देर की बात उन्होंने भी कबूली। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्य 4 एमएलए पर पैनी निगाह बनी हुई है। निकालना चाहिए तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, तो निश्चित तौर पे वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पर अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है। निश्चित तौर पे खाली छूट नहीं दी गई है, उनके बारे में पैनी निगाह है। अगर वो एक्टिविटी गड़बड़ करेंगे, समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं या एक अलग लाइन है, समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अलग लाइन है, निश्चित तौर पे उनके साथ भी विचार करके या उनका अध्ययन करके किया जाएगा। 3 चेहरे निकाले गए, लेकिन संकेत उन और चेहरों की ओर भी है जो फिलहाल पार्टी में बने हुए हैं।
बता दें कि बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से सपा के एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और नंबर नहीं होने के बावजूद बीजेपी का 8वां उम्मीदवार भी जीत गया था। पार्टी ने अभी 3 विधायकों को निकाला है, जबकि पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और महाराजी देवी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हें अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ दिया गया है। बहरहाल सपा के भीतर का यह अनुशासन का चाबुक आने वाले चुनावों से पहले अखिलेश यादव की पार्टी को कितना फायदा देगा या नुकसान देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब हर बगावती सुर पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 4100 के भी नीचे पहुंच गए, जो सोमवार को 7264 थे। यानी लगातार एक्टिव केसों में कमी देखी जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और लोगों की जागरूकता की वजह से स्थिति अब नियंत्रण में है। कोरोना केस के बीच अच्छी खबर यह है कि देश भर में कोरोना वायरस के केस बीते 2 हफ्तों से घट रहे हैं। 12 दिन में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 12 जून को देश भर में 7141 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या घटकर 4089 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में केवल 7 नए मामले सामने आए हैं और 336 मरीज रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 127 की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा 40 मौतें केरल में हुई हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 33 लोगों की जान गई है। मैक्स साकेत हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा कि अब कोविड एक एंडेमिक यानी कि स्थायी रूप से मौजूद रहने वाली बीमारी है। ये अब कोई बड़ी या गंभीर खतरे वाली बीमारी नहीं रह गई है। हर किसी को बुखार, खांसी या सर्दी होने पर कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से कोरोना अपडेट बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया है। इनमें से 5 बेड आईसीयू, वेंटिलेटर समेत हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है।
सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।